पिछले वीडियो में हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ाया था। अब उससे आगे पढ़ाना शुरू करते हैं। तो हम इसमें पढ़ाएंगे सतत आवेश वितरण। ये सतत आवेश वितरण क्या होता है, पहले हम ये समझाते हैं कि जब किसी वस्तु को कोई आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। नाम से ही पता चलता है कि सतत आवेश वितरण, वितरण मीन्स बांटना, आवेश मीन्स आवेश को, सतत मीन्स कंटिन्यूअस। तो किसी वस्तु को जब आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। यह वस्तु की आकृति पर डिपेंड करता है, वस्तु की आकृति कैसी है। जैसे रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। मैंने डायग्राम पहले से बना रखा है जिससे टाइम वेस्ट न हो। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण तथा आयतन आवेश वितरण, इसको हम उसकी आकृति के अनुसार बात करें तो ये आकृति ऐसी दिखाई देती है जैसे एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो पहले हम बात करते हैं रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। जब किसी वस्तु की लंबाई उसकी चौड़ाई और मोटाई की अपेक्षा अधिक होती हो, अर्थात जैसे कोई पतला तार, और जब उसको हम आवेश देते हैं तो वह तार उस वस्तु की लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसे हम कहते हैं सतत आवेश, रेखीय आवेश वितरण। दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या है? जब किसी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई उसकी मोटाई की अपेक्षा अधिक हो, अर्थात उसमें पृष्ठ हो, क्षेत्रफल हो, और ऐसी वस्तु को यदि आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तीसरा है आयतन आवेश वितरण। कोई ऐसी वस्तु जिसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों हो, अर्थात जिसमें आयतन हो, और जब ऐसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उस आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसको समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लंबाई के अनुदिश, क्षेत्रफल के अनुदिश और आयतन के अनुदिश, सीधी सीधी बात है। इससे पहले हम उसमें ही पढ़ा था अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक। उसी तरह है ये रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण तथा आयतन आवेश वितरण। अब परिभाषा पढ़ते हैं रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व तथा आयतन पृष्ठ आवेश घनत्व। इसमें पहले देखेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। इसको परिभाषा में आपको समझाता हूँ, रटनी कोई चीज नहीं है, सिर्फ समझना है। रेखीय आवेश वितरण में, रेखीय आवेश वितरण में किसी वस्तु की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसका मान हम इस तरह निकाल सकते हैं। माना एक चालक छड़ जिसकी लंबाई L है और इसको प्लस Q आवेश दिया गया है। माना कि इस चालक छड़ में एक सूक्ष्म भाग है जिसकी लंबाई dl है और उसको सूक्ष्म आवेश dq दिया गया है। अतः रेखीय आवेश घनत्व जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा बराबर dq/dl। इसी तरह हम पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश वितरण की बात करते हैं। जब किसी ऐसी वस्तु को आवेश दिया जाता है जिसका क्षेत्रफल होता है, अर्थात जिसमें पृष्ठ होता है, उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और पृष्ठीय आवेश वितरण में उस वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश उपस्थित होता है उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। इसका मान भी हम निकाल सकते हैं। माना कि कोई वस्तु जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, इसको प्लस Q आवेश दिया गया है। माना कि इसमें एक सूक्ष्म पृष्ठ ds है और जिसको प्लस dq आवेश दिया गया है, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा निकालेंगे तो dq/ds। इसी तरह आवेश, आयतन आवेश घनत्व, आयतन पृष्ठ घनत्व, इसको भी निकालने के लिए माना एक वस्तु जिसका आयतन v है और इसको प्लस q आवेश दिया गया है। माना इसमें एक सूक्ष्म पॉइंट है जिसका आयतन क्या है dv और उसे सूक्ष्म आयतन dq दिया गया है। तो वही एकांक आयतन में, एकांक क्षेत्रफल में, एकांक लंबाई में, तो एकांक आयतन में आयतन पृष्ठ घनत्व निकालने के लिए रो बराबर dq/dv। हमें हर चीज को रटनी नहीं है, सिर्फ समझनी है। देखो, या आवेश बटे लंबाई, या आवेश बटे क्षेत्रफल, या आवेश बटे आयतन, अर्थात एकांक लंबाई में रेखीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में पृष्ठीय आवेश घनत्व,
और एकांक आयतन में आयतन पृष्ठ घन। ठीक है। अब इसी श्रृंखला में आगे निकालते हैं कि सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत बल कितना होगा। इसमें भी तीन प्रकार का रेखीय आवेश घनत्व के कारण, पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण, आयतन पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण। तो पहले बात करते हैं रेखीय आवेश के कारण विद्युत बल। चित्र मैंने दिखाया है कि एक आवेश प्लस क्यू जिसका स्थिति वेक्टर r1 और एक चालक छड़ जिसकी लंबाई l है उसको आवेश q दिया गया है, उसमें एक सूक्ष्म भाग जिसकी लंबाई dl और उसे आवेश दिया गया सूक्ष्म dq। अतः अब हम निकालते हैं कि dq सूक्ष्म आवेश dq के कारण प्लस q पर आवेश df बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q dq बटे वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r का q वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r। ठीक है। परंतु लैम्डा बराबर dq बटे dl, इसलिए dq बराबर लैम्डा dl। तो ये बन जाएगा df बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू लैम्डा dl बटे वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r का q इंटू वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r। ठीक है। अतः हम लिख सकते हैं कि संपूर्ण आवेश q के कारण, संपूर्ण आवेश q के कारण विद्युत बल है बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 l लैम्डा वेक्टर r1 बटे डी है। ये रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल है। इसी तरह हम पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण तथा आयतन आवेश वितरण के कारण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बस सिर्फ इतना बदलना है, वहां हमने एल लंबाई की एक छड़ ली थी, या एस क्षेत्रफल का एक प्रश्न लेना है, उसमें एक सूक्ष्म भाग दिया है और उसको दिया गया आवेश डी क्यू। इसी कारण जब निकालेंगे तो ये भी इस बल का मान एफ बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एस सिग्मा वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r बटे r1 माइनस वेक्टर r का क्यूब। इसी तरह इसका भी निकाल सकते हैं, आवेश आयतन आवेश वितरण के कारण F बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 रो
R1 माइनस R बटे R1 माइनस R क्यू ds, इसमें dv, इसमें एक स्टेप और लगाते हैं ds। इस तीनों का सेम प्रोसीजर है। और चित्र का इसमें इसका चित्र बनाएंगे तो एक राउंड बना देंगे, उसमें वही dv और dq ले लेंगे, और इसके लिए ds dq, उसके लिए df और dq। इस तरह हम तीनों के लिए वैद्युत बल की गणना कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जानते हैं कि हमने पहले भी पढ़ा था, सब शुरुआत में जब हमने चैप्टर शुरू किया था, कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है और जब दो छड़ों को पास में लाया जाता है तो उनके, अब आगे पढ़ाते हैं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि दो आवेश छड़ों के बीच में वैद्युत बल कार्य करता है, तो ये वैद्युत बल कैसे कार्य करता है उसको जानने के लिए हमें पहले वैद्युत क्षेत्र जानना पड़ेगा। उसकी परिभाषा हम देते हैं, एक आवेश या बहुत सारे आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा देते हैं कि किसी एक आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर वह एक वैद्युत बल का अनुभव करता है। परीक्षण आवेश Q0 ये एक ऐसा आवेश है कि जिसके मान से, जिसके वैल्यू से किसी दूसरे पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम परिभाषा दे सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह एक वैद्युत बल का अनुभव करता है। जैसे अगर प्लस Q आवेश है हमारे पास, तो अगर हम प्लस Q0 लाएं तो क्या होगा, इनके पीछे प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यह तो प्लस Q0 माइनस Q है और इसके पास प्लस Q0 लाएं तो आकर्षण बल कार्य करेगा। दोनों ही कंडीशन में बल का अनुभव होगा। तो उस आवेश के चारों ओर की वह रेंज जिसमें कोई परीक्षण आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब आगे पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको भी हमें रटना नहीं, सिर्फ समझना है। E बराबर F बटे Q0, सिर्फ इसको समझना है, यहीं से परिभाषा बना देंगे। देखिए ऊपर क्या है, वैद्युत बल F और नीचे क्या है, परीक्षण आवेश Q0। तो सीधा सीधा हम परिभाषा यहीं से निकाल सकते हो। बीच का जो साइन है वो अनुपात का है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। फिर समझ लो, फिर मैं कह रहा हूं कोई चीज रटनी नहीं है, यहीं से परिभाषा बनानी है, उसको इतना लंबा चौड़ा ना लिखे। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के मान की निष्पत्ति अर्थात अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं, जिसका मात्रक बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि F सदिश राशि है, Q अदिश राशि है, तो सीधी हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। अब इसकी विमा भी ज्ञात कर सकते हैं। बल की विमा क्या होती है, mL/t-2 और कूलम A/t। इसको हल करेंगे तो mL/t-3 A-1।
अब पढ़ते हैं वैद्युत बल रेखा है। वैद्युत बल रेखा है वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर कि एक स्वतंत्र एवं पृथकृत धन परीक्षण आवेश चलता है और उस पर खींची गई स्पर्शी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चित्र से देखते हैं कि ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है। इसमें हमने चित्र बनाया है प्लस क्यू आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है और माइनस क्यू आवेश पर हमेशा वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती है। तो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित होता है। तो उन रेखाओं को, उन वैद्युत बल रेखाओं को हम किस तरह डिनोट करें, किस तरह हम कहें, वो मैं अभी एक बार बताया, मैं दोबारा बताता हूँ कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर कि एक स्वतंत्र एवं पृथकृत धन परीक्षण आवेश चलता है और उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसको मैंने लिखे भी दिखाया है कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर कि एक स्वतंत्र एवं पृथकृत धन परीक्षण आवेश गति करता है और इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण को हम बजाय रटने के चित्र से ही समझते हैं। मैंने वैद्युत बल रेखा चित्र बना दिए और इसको नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7। नंबरों से ही आपको याद करना है। पहला नंबर है नंबर 1 धन से ऋण। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर गति करती हैं और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। तो पहला नंबर क्या है, धन से ऋण। तो पहला कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। दूसरा नंबर देखिए क्या है, दूसरा है वक्र। वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती है। वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती है। तीसरा नंबर क्या है, स्पर्शी। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चौथा है काट नहीं सकती। दो वैद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काट सकती। अगर वो काटेंगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्शी खींचेंगी जिसके कारण उस बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित होंगी जो कि असंभव है। नंबर 5वां पॉइंट कहते हैं पास और दूर लिखा है। इसमें क्या है कि जो वैद्युत बल रेखाएं पास होती है वहां पर वैद्युत क्षेत्र अधिक होता है और जहां वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती है और वैद्युत क्षेत्र कम होता है। अगला पॉइंट है लिखा है लचक। वैद्युत बल रेखाएं एक लचकदार डोरी की तरह होती हैं। यही कारण है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। 7वां पॉइंट है लंब। वैद्युत बल रेखा अपनी चलने की लंब दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। यही कारण है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता है। देखो फिर समझ लो, वैद्युत बल रेखा वैसे याद करोगे 7 गुण तो रटना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। नंबर 1 धन से ऋण। वैद्युत बल रेखा धनावेश चल के ऋणावेश में समाप्त होती है। नंबर 2 वक्र। वैद्युत बल रेखा है खुला वक्र बनाती है, कई कई दोनों ही तरह के खुला और बंद वक्र भी बनाती है। तीसरा है वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चौथा पॉइंट है काट नहीं सकती। इसका मतलब है कि दो वैद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। क्यों काटेगी तो उस पर दो स्पर्शी खींचेगी जिससे दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित होंगी, वह संभव है। 5वां पॉइंट देखिए पास और दूर। इसका मतलब है कि जो वैद्युत बल रेखाएं पास होती है वहां पर वैद्युत क्षेत्र अधिक होता है और जहाँ दूर दूर होती है वहाँ वैद्युत क्षेत्र कम होता है। 6वां पॉइंट है लचक। वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह होती हैं। यही कारण है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। और लास्ट में है लंब। वैद्युत बल रेखा अपनी चलने की लंब दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। यही कारण है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता है। अब आगे पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अब तक हमने आवेश के बारे में जानकारी ली कि आवेश क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत बल रेखा क्या है। अब आवेश के कारण क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
इसमें माना कि एक प्लस क्यू बिंदु ओ बिंदु पर रखा है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें लिखेंगे माना एक प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर रखा है जिससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह आवेश किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। माना कि इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हो तो प्लस Q व प्लस Q0 के बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होना चाहिए आपके हिसाब से बताओ? 1/4πε0 के Q0 बटे R स्क्वायर। बिल्कुल सही है। परंतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र E बराबर F/Q0 से, इसलिए E बराबर 1/4πε0 के Q0 बटे R स्क्वायर बटे Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? E बराबर 1/4πε0 के Q बटे R स्क्वायर, या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0 के Q बटे R स्क्वायर, मात्रा न्यूटन प्रति कूलम। यदि आवेश वायु पर निर्वात में रखा है तो K बराबर 1 होगा, इसलिए E बराबर 1/4πε0 Q बटे R न्यूटन पर कूलम। बच्चों आज बस इतना ही पढ़ाते हैं, आगे की पढ़ाई अगले वीडियो में होगी। आपकी अगर कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी समस्या लिखें, और कुछ अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेरे लिए कुछ लिखें, बताएं कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कहीं गड़बड़ है तो मैं थोड़ा सा और सुधार करेंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाना है। थैंक यू।